नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो जैसे हम यहाँ पर 14 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा चैप्टर है ये। चैप्टर वैसा का वैसा ही है जैसे हमने डिफ्रेंसिएशन करने के बाद में 10वें चैप्टर में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, कि भाई हमने डिफ्रेंसिएशन तो की, अवकलन लगा, लेकिन इसका यूज़ क्या था। तो हमने देखे तो वहाँ बहुत तरह के यूज़ हो रहे थे। मतलब 10वीं जो चैप्टर है 10th चैप्टर, उसमें जितनी एक्सरसाइज है उसमें उतने ही तरह के यूजेस बताए गए और बढ़िया यूजेस थे उसमें, हमने देखे थे कई तरह के। उसी तरह अब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन सीख लिया है ना। सबसे पहले सिंपल इंटीग्रेशन देखा, फिर हार्डर देखा, थोड़ा कठिन, उसके बाद में फिर डेफिनेट देखा। और डेफिनेट जब हमने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन का जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, जो निश्चित समाकलन होता है, वो एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया मतलब एक किसी पर्टिकुलर शेप का एरिया होता है, कि एक किसी पर्टिकुलर आकृति का क्षेत्रफल होता है, जिसे हम एरियल फंक्शन भी बोलते हैं, क्षेत्रीय फलन बोल रहे थे, है ना। तो अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल देखेंगे, है ना। लिखा हुआ है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलनों के अनुप्रयोग के। भाई समाकलन का उपयोग कहाँ होता है? तो समाकलन का एक बेसिक उपयोग है कि इससे हम किसी भी तरह के शेप का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात क्लियर है, इसमें एक ही तरह का यूज होगा, केवल हम एरिया फाइंड आउट करें। लेकिन यहाँ पर शेप अलग अलग तरह के आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ मेन 3 प्रकार के सवाल मिलेंगे। तो उन तीनों प्रकार के टाइप को हम यहाँ बारी बारी से समझेंगे, है ना। समाकलन का बस है ना, समाकलन का वैसे ये मैंने क्षेत्रफल वाला जो मामला है ना, ये जब हम 13 चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो 13 चैप्टर का जो पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको समाकलन की और बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप ये आई बटन पर जो वीडियो की लिंक में दे रहा हूँ उसमें जाकर आप देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 टाइप के सवाल मिलेंगे हमें, है ना। पहला मिलेगा टाइप 1, समझना, यहाँ से आपको सारी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। टाइप जो 1 होगा, इसमें हमें एक पर्टिकुलर एक शेप दे दिया जाएगा, कोई सा भी एक, या तो हमें एक सर्कल दे देगा, या पैराबोला दे देगा, या इलिप्स दे देगा, और बोल देगा कि उससे घिरा हुआ जो भी जितना भी एरिया है उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करो, उसका मापांक निकालो, है ना। तो यहाँ पर हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। और ये एग्जांपल जो मैं करवा रहा हूँ आपको, यह आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 बोल देते हैं अपन इसे, है ना। तो अपन यहाँ एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है हमें, x² + y² = a²। हिंदी में अगर इसे बोले तो इसे आप लिख सकते हो कि वृत्त x² + y² = a² से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना भी, स्क्रीनशॉट ले लेना आखिरी में। ठीक है, अब हम जानते हैं x² + y² = a²। एक वृत्त का, एक सर्कल की इक्वेशन होती है 2 डायमेंशनल जियोमेट्री में, आपने पढ़ा होगा, द्विविमीय ज्यामिति में। ठीक है, अब अगर इसे अपन ग्राफ पर ड्रा करें तो देखो यहाँ पर जितने सवाल हम करने वाले सबका हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट ग्राफ नहीं होगा, लेकिन एक केवल समझ के लिए, और आपको एग्जाम में बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ इधर बना लेते हैं अपन। तो ये जो सर्कल का ये जो हमने इक्वेशन लिखी है सर्कल की, ये x रहेगा, ये x' रहेगा, तो जानते ही हो आप, ये y रहेगा, ये y', और ये ओरिजिन 0 0 रहेगा। ठीक है, मूल बिंदु। ये हमने यहाँ पर एक क्वाड्रा बना लिया है। ठीक है, ये वाला ये जो इक्वेशन होती है सर्कल की, इसका सेंटर ओरिजिन ही होता है, मतलब सर्कल का जो केंद्र है वो ओरिजिन है। और ये जो पीछे a² है, तो ये जो a है ना, ये रेडियस होती है इसकी। तो रेडियस x एक्सिस पर, वो तो भाई चारों तरफ एक जैसी रहेगी, तो हम मान लेते हैं वो a पॉइंट यहाँ पर है। तो इसको अगर रेडियस बनाकर अपन एक सर्कल ड्रा करें तो सर्कल ठीक से बनेगा नहीं, पर आप समझ लेना, है ना। ये ऐसा कुछ एक सर्कल हमें यहाँ पर ये मिल गया, है ना। तो मतलब इस सर्कल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है। ये इस सर्कल के द्वारा जो ये घिरा हुआ पूरा क्षेत्रफल है, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है,
तो वैसे आप जानते हो कि सर सर्कल का एरिया तो हम डायरेक्ट भी जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, जहाँ पर आर क्या होती है, रेडियस होती है, और यहाँ रेडियस क्या है, ए। तो डायरेक्ट आपको कम से कम इसका आंसर तो पता ही है, पाई ए स्क्वायर इसका आंसर आएगा। लेकिन हमें इसे किसके हेल्प से लाना है, इसे लाना है इंटीग्रल की हेल्प से, समाकलन की मदद से। ठीक है, तो यहाँ समझना सबसे पहले, तो जब भी हम किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए जो समाकलन का फॉर्मूला होगा वो सिंपल होगा, एरिया ऑफ। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हम समाकलन निकालेंगे, जब भी हम किसी का एरिया निकालेंगे किसी भी शेप का क्वाड्रा पर, तो हमें केवल एक्स एक्सिस पर जो फर्स्ट क्वाड्रा में जो डिजाइन मिलेगी, ये फर्स्ट क्वाड्रा ये, और फर्स्ट क्वाड्रा में ये हमें ये वाला हिस्सा मिल रहा है, तो हम समाकलन की मदद से केवल इस रीजन का एरिया निकाल पाएंगे। किस रीजन का, इस रीजन का एरिया। अब इस रीजन का एरिया अगर हम निकालें तो इसे हम नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका एरिया निकलेगा, तो इसको अपन मान लेते हैं, ये वाला जो हमारा यहाँ पॉइंट है इसको मान लिया ए, यहाँ बीच में कहीं पर एक पॉइंट ले लो आप बी, और यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं सी ले लेते हैं। तो हम एरिया किसका निकलेगा, तो एरिया निकलेगा यहाँ पर ये जो हमें कर्व मिला है, कि ये कर्व वाला हिस्सा जो हमें मिला है क्या है, ये ओ ए बी सी, इसके ऊपर हम ऐसा डिजाइन बना देंगे जिससे हमें पता लगेगा ओ ए बी सी एक कर्व है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी कैसे निकलेगा, तो इंटीग्रल, यहाँ पर लिमिट रखेंगे हम एक्स की वैल्यू रहेंगी एक्स एक्सिस पर, ये तो आप जानते हो कि जो लिमिट से रहती है वो एक्स की वैल्यू रहती है, मतलब एक्स अक्ष पर जो मान रहता है ना, कहाँ से कहाँ तक हमारा शेप जा रहा है। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू x1 और x इक्वल टू x2, ये वैल्यू अभी हम निकालेंगे, कैसे निकलेंगे, है ना। बीच में रहेगा हमारा उस कर्व का फंक्शन, जो भी फंक्शन हो, है ना, f(x) हो सकता है, f(x) को हम y भी लिख सकते हैं, और साथ में आ जाएगा dx, है ना। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। अब इस सवाल के लिए अगर अपन बात करें तो बच्चों लिमिट देखना, x अक्ष पर हमारा बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, मतलब x बराबर 0 से स्टार्ट हुआ, और x अक्ष पर कितनी दूर जा रहा है, तो x अक्ष पर ये जा रहा है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट क्या है, तो ये a डिस्टेंस है, तो मतलब ये पॉइंट हमारा क्या होने वाला, ये a0 होने वाला है, जिन्हें हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। तो देखो हमें लिमिट मिल गई 0 से a, समझ में आ रहा है ना, एक दो बार आप देखोगे समझ में आ जाएगा। तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें अपनी एरिया ऑफ ओ ए बी सी के लिए, तो लिमिट हो जाएगी आपकी x1 की वैल्यू हो गई 0, ठीक है, और x2 की वैल्यू हो जाएगी ये, तो 0 to a हो गया। फंक्शन f(x) क्या है, तो ये जो हमें गिवन फंक्शन है, ये जो हमें गिवन फंक्शन है, गिवन दैट दिया है, क्या है हमारे पास, x² प्लस y² बराबर a²। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, और y की जो वैल्यू होगी वो हमारा f(x) फंक्शन होगा। तो y का मान निकाला, तो y² को यहीं रहने दो, x² उधर जाएगा तो a² माइनस x², है ना। y बराबर क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a² माइनस x²। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, मतलब हमारा फंक्शन की वैल्यू ये है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, तो यहाँ f(x) की जगह क्या आ जाएगा, √a² माइनस x², और आ जाएगा dx। अब इसे आप सोल्व कर दो, है ना। तो यहाँ इसे अपन सोल्व करते हैं, तो यहाँ इधर करा देता हूँ मैं सोल्व, या आप चूकी करके ये ऊपर लिखना, ठीक है। इसके बाद ये वाली चीज़ आएगी, मैं बता देता हूँ, इसके बाद अपन यहाँ सोल्व। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है अपना डायरेक्ट इंटीग्रेशन, अगर √a² माइनस x² dx हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 अंदर ब्रैकेट में x √a² माइनस x², ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पर प्लस, और फिर आ जाता है ये x की जगह आ जाएगा x², नहीं सॉरी a² रहता है, a² साइन इनवर्स xy हो जाता है, ठीक है। सही लिखा हमने फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ अप्लाई होगा, दिख तो रहा ना आपको, दिखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब मैं यहाँ रखूँगा एरिया निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट पुट कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले 1/2 आ जाएगा, तो 1/2, ठीक है। अंदर 1/2 को बाहर ही रहने दो, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला ही रखा रहा है वो, तो a की जगह a है, x की जगह x है, मतलब सेम फार्मूला लिख दो बस, क्या, x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a।
और लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, तो लिमिट हमारी चल रही है 0 से a तक, तो ये हो जाएगी 0 से a तक। लिमिट पुट कर देते हैं, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखाएगी यहाँ, है ना। अपर लिमिट रखेंगे तो जहाँ जहाँ 1 से वहाँ a रखेंगे, ठीक है। तो ये 1/2 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x की जगह a, फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस a स्क्वायर और साइन इनवर्स और x की जगह फिर a आ जाएगा, a के बटे में a। ये हमने अपर लिमिट रख दी। लोअर लिमिट रखने के लिए माइनस साइन लगाएंगे। अब जहाँ भी x है वहाँ 0 रखूँगा, तो देखो इस x की 0 रखूँगा तो पूरा 0, ठीक है। फिर प्लस a स्क्वायर और साइन इनवर्स, यहाँ पर मैं x या 0 रखूँगा तो पूरा 0, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा 1/2, यहाँ आप देखोगे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 0 0 से पूरी टर्म 0 ये वाली, तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर a से a कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स 1, ठीक है ना। और ये पीछे वाली चीज़ देखना माइनस, तो ये तो 0, साइन इनवर्स 0 का मान 0 ही होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब हमें पीछे टर्म में कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, तो मैं ऊपर बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अपन ने लिख ज़्यादा लिया है, ऊपर की तरफ देख लेना, है ना। तो यहाँ देखो अपना क्या आएगा, ये 1/2 तो बाहर आ ही रहा है ना। अंदर से ये हो जाएगा इनटू में a स्क्वायर ये, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना हो जाता है, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। क्या होता है, π/2। कैसे होता है, अरे बच्चों देखो, साइन इनवर्स 1 है ना, साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, साइन π/2 पर, तो साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल, तो कितना आ जाएगा π/2, तो वही हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, साइन इनवर्स की जगह π/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा π/2 से, तो हो जाएगा π/4, सॉरी π/4 नहीं, 1/2 तो 1/4, और ये आ जाएगा पाई, पहले लिख दो a स्क्वायर। अब बच्चों ये जो एरिया है ये किसका आया है, OABC का। हमें एरिया किसका निकालना है, कंप्लीट सर्कल का। अगर आप देखो तो ये एक हिस्सा है केवल, और ऐसे 4 हिस्सों से मिलकर हमारा पूरा सर्कल बना है। अगर मैं 4 का इसमें गुणा करवा दूँ तो टोटल एरिया निकल जाएगा सर्कल का। तो हम लिखेंगे देन तब नेट एरिया ऑफ सर्कल, क्या कर दो, 4 का गुणा करवा दो इस पूरे में ही, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/4 पाई a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका पाई a स्क्वायर, जो कि हमने पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर ये होने वाला है। निकल आया ये, यहाँ से ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो कैसे लिखना है इसे, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये लिखना है पहली चीज़, उसके बाद में फिर ये वाला हिस्सा लिखना है दूसरी चीज़, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ आ जाएंगे अपन, तो ये तीसरा हिस्सा है और ये चौथा पार्ट है ना। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को फिर रिवाइंड करो, फिर देखो, पक्का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला एग्जाम्पल लिख लिया है मैंने। ये एग्जाम्पल सभी आपके काम के एग्जाम्पल है, अभी हमने एक्सरसाइज शुरू नहीं की है, मैं पहले बता देता हूँ। अभी केवल हम इसका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सवालों को किस तरीके से करना। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय इलिप्स, और ये इलिप्स की इक्वेशन है x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ पर a ग्रेटर देन b है। इलिप्स को हम दीर्घवृत्त बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले तो दिए गए दीर्घवृत्त द्वारा घिरे गए, अरे वो निम्नलिखित दीर्घवृत्त द्वारा घिरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दीर्घवृत्त की इक्वेशन क्या है, x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन v स्क्वायर बराबर 1। दीर्घवृत्त आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, कोनिक सेक्शन नाम के चैप्टर में, शंकु परिच्छेद में, है ना। तो दीर्घवृत्त क्या होता है, तो एक अंडे का जो आकार रहता है उसे हम शुद्ध हिंदी में दीर्घवृत्त बोल देते हैं और इंग्लिश में बोल देते हैं इलिप्स। इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें बच्चों, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। यह हमारा x एक्सिस है, थोड़ा बढ़िया सुंदर लगे इसलिए, ये x डेज है, ये y है और ये y डेज है, ओरिजिन है O। यहाँ पर अगर इलिप्स हम ड्रा करें तो यहाँ पर इलिप्स कुछ इस तरीके से बनता है, ये ठीक है, एक अंडे जैसा, ठीक है। सही नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी है वाली चीज़, है ना। तो अब इलिप्स में आप देख रहे हो कि दो तरह के एक्सिस रहते हैं, एक रहता है माइनर एक्सिस, एक रहता है मेजर एक्सिस। तो इनने दिया हुआ ना a ग्रेटर देन b, तो समझ जाओ जो ज़्यादा बड़ी है वो वाली लाइन ये होगी, सिंपल बात है।
तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है अपनी a और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है अपनी b। समझ रहे हो ना, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो a to 0 और यहाँ के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो 0 to b, है ना, केवल समझने के लिए। तो हम जानते हैं कि हमें जो एरिया निकलेगा वो एरिया किसका निकलेगा, तो हमने बोला था फर्स्ट क्वाड्रा का ही एरिया निकाल सकते हैं हम समाकलन से। तो ये जो मैं शेडेड रीजन कर रहा हूँ इसका एरिया हम निकालेंगे और हम जानते हैं ऐसे ही 4 हिस्सों से मिलकर ये बना, तो जैसे सर्कल का निकाला था वैसे इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो अपना इसका शेडेड रीजन का निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अपन इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, f(x) का मान निकालेंगे हमेशा की तरह, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन ले तो गिवन दैट दिया है क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है। यहाँ से हम y का मान निकालते हैं। तो देखो बच्चों, y² अपॉन b² को यहीं रहने दो, x² a² को उधर ले जाऊंगा तो माइनस में, तो 1 माइनस x² अपॉन a², y² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो b² को अभी बट्टे में ही रहने दो, इधर एलसीएम ले लो तो a² माइनस x² अपॉन a² हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, b² को भी उधर पहुँचा दो तो y² बराबर b² को बाहर रख दिया हमने और ये जो a² ऐसे इसे बट्टे में लिख दिया और अंदर क्या बच गया, a² माइनस x², ठीक है। इधर ध्यान देना थोड़ा सा, तो y पे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट चढ़ जाएगा, तो b² अपॉन a² और अंदर क्या चल रहा है, a² माइनस x², ठीक है। y बराबर b बाय a को बाहर निकाल सकता हूँ, दोनों पर स्क्वायर है, अंडर रूट में क्या बच जाएगा, a² माइनस x², ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। तो एरिया हम इस वाले क्षेत्र का फाइंड आउट कर रहे हैं पहले, तो अपन ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं या फिर पूरा ही, है ना। यहाँ आप लिमिट समझना, यहाँ लिमिट क्या होगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू से मतलब हमें लिमिट कहाँ से चालू हो रहा है इसका सेंटर, तो 0 से, तो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 0, कहाँ पर एंड हो रहा है, तो a डिस्टेंस पर, तो इसकी जो दूसरी लिमिट होगी x की वो हो जाएगी, मतलब 0 to a हमारी यहाँ पर लिमिट होने वाली। तो लिख देंगे एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, हिंदी में दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, 0 to a, लोअर लिमिट 0 रहेगी, अपर a रहेगी, ठीक है। फंक्शन हमारा, फंक्शन क्या है इस बार, v अपॉन a अंडर रूट a² माइनस x²। अच्छा, साथ में हम के मैंने बताया ना इस रीजन का निकालेंगे, कंप्लीट का निकालना है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर देखो 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करा दे बच्चों, तो अभी हमने देखा था कि, चलो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, 0 to a ऐसा का ऐसे ही, ये b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, 4 को अंदर पहुँचा देता हूँ, है ना, या फिर b अपॉन ए को बाहर रखा, 4 को यहाँ लिख देते हैं, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, और अंदर 0 to a, अंदर क्या बच जाएगा, a² माइनस x² dx, यहाँ dx लिखना भूल गए अपन। अब बच्चों ये भी हमने सोल्व किया था सर्कल के लिए, इसी का ही मान निकल के आया था, पाई इंटू a², तो इसे आपको सोल्व वैसे ही करना है, फॉर्मूला वही लगेगा, सेम वैसे ही सॉल्यूशन है जो अभी पिछले सवाल में बताया। तो मैं इस पूरे की जगह केवल क्या लिख लेता हूँ, πa² लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आप, क्योंकि अपने पास फिर ज़्यादा टाइम खाएगा, अभी हमने सोल्व किया ही है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा b अपॉन a, इस पूरे की जगह 4 सहित क्या आ जाएगा, πa², एक ए से एक ए कैंसिल और ये हो जाएगा πab, और यही किसी भी इलिप्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, उसके एरिया का, क्षेत्रफल का। पिछले सवाल में मैंने जो हमने सवाल निकाला था उसमें यूनिट लिखना भूल गया था, यूनिट लिखना नहीं भूलना आपको, है ना। क्षेत्रफल की यूनिट होती है स्क्वायर, वैसे मीटर कुछ देंगे नहीं, तो आप तो स्क्वायर यूनिट यूज़ करना है इसका, है ना, स्क्वायर यूनिट। इसे हम लिखेंगे वर्ग इकाई, क्या लिखोगे हिंदी में, वर्ग इकाई। लिखना नहीं भूलना, 1 नंबर कट हो जाएगा, पिछले वाले सवाल में भी लिख लेना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल कराते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने अगला टाइप यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। हमने
फर्स्ट टाइप के 2 एग्जाम्पल समझे थे, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। वो एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको उन्हें भी सॉल्व करना। ठीक है, सेकंड टाइप में अब क्या होगा, जैसे अभी हमें यहाँ केवल एक कर्व दिया जा रहा था, एक पर्टिकुलर शेप था, उससे बाउंडेड एरिया निकालना था। अब यहाँ पर हमें एक शेप ना देकर 2 कर्व, 2 तरह के शेप दे दिए जाएंगे, 2 तरह की आकृति, और उन दोनों तरह की आकृतियों में जो ओवरलैपिंग होगी उसका हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया। फॉर एग्जांपल यहाँ समझ लो एक सर्कल हमें ऐसा दे दिया, दूसरा सर्कल ऐसा दे दिया जाएगा ग्राफ पर, और फिर बोलेगा इन सर्कल द्वारा यहाँ पर ये जो एरिया शेडेड हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर जो ओवरलैप हो रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, तो है ना, इस तरह के 2 शेप दे दिए जाएंगे तो वो बन जाएगा टाइप सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हो, बहुत प्यारा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी। दिया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय गिवन पैराबोलास, है ना, हिंदी में इसे बोलेंगे कि दिए गए परवलय बोलते हैं ना, हाँ परवलय बोलते, दिए गए परवलयों द्वारा बाउंडेड क्षेत्रफल, मतलब घिरे हुए क्षेत्र का आपने को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। 2 यहाँ पर पैराबोलास की इक्वेशन दे रखी है। आप लोग ये भी शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है, इलिप्स के पहले पैराबोला ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये 2 पैराबोला की इक्वेशन दे रखी। पैराबोला क्या होता है सर, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, अपन ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसको करने की। तो यहाँ पर जो हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, ये 2 तरह के पैराबोला दिए हुए हैं हमें, ये एक्स डेज हो जाएगा, ये वाई डेज हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा 0 0। ये जो पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसे बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड मतलब राइट हैंड की तरफ बनने वाला। याद रखना, अगर वाई पर स्क्वायर है तो ये एक्स एक्सिस पर बनेगा, और अगर x पर स्क्वायर है तो ये y एक्सिस पर बनेगा, उल्टा चलेगा। तो y स्क्वायर पर है तो x एक्सिस पर बनेगा, तो पैराबोला कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ये वाला इस तरीके से। ठीक है, इस पैराबोला की अपन ये इक्वेशन लिख देते हैं, क्या है ये, y स्क्वायर टू एक्स। इसलिए इसे राइट हैंडेड पैराबोला बोल रहे हैं, क्योंकि ये राइट हैंड पर जाकर बन रहा है ये। ठीक है, एक और जो पैराबोला की इक्वेशन है, मैंने बताया कि अगर एक्स स्क्वायर हो तो ये y एक्सिस पर बनेगा, तो इसे बोलते हैं अप हैंडेड पैराबोला। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अप हैंडेड पैराबोला। अब यहाँ पर ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा y एक्सिस पर कुछ इस तरीके से, ये ऐसा, और फिर इधर से ये ऐसा। ठीक है, हाँ मतलब एक जैसा ही बनेगा, बन नहीं पा रहा, अपने को केवल एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए, पर्टिकुलर कोई ग्राफ अपने को खींचना नहीं है ना। तो अब देखो ये वाला जो ग्राफ बना, ये बना हमारा एक्स स्क्वायर टू वाई से, बात आ रही समझ में। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये जो शेडेड रीजन में कर रहा हूँ ना, ये पत्ती जैसा बन रहा है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, और इसकी हमें सबसे पहले लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो दोनों पैराबोला 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एक तो इस पॉइंट पर है ना, और एक इस पॉइंट पर। तो अगर हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट के जो ऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे लिए लिमिट का काम करेंगे। मतलब एक तो यहाँ पर तो देखने में ये 0 लग रहा है, हो सकता है 0 पर हो, 0 पर ना हो, हम निकाल के देखेंगे। और एक यहाँ पर मिलेगा हमें जो पॉइंट, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा हमारे लिए x2 मतलब अपर लिमिट, और यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा हमारे लिए x1 लोअर लिमिट। अब क्या होगा तो वो हमें यहाँ से पता लगेगा। आया समझ में? चलो अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व गिवन दैट दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है बच्चों, सबसे पहले पहली इक्वेशन दे रखी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर हमें यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं तो पहले ही इक्वेशन से x की वैल्यू में दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो लिख देंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हिंदी में बोलेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो x की जगह क्या रख दूंगा मैं, एक्चुअल में अरे क्या कर क्या रहा है, y की वैल्यू रखेंगे एक्चुअल में, नहीं तो y में कन्वर्ट हो जाएगा। उल्टा कर देते हैं इसे, x की वैल्यू हम कहाँ से रख रहे हैं, तो y की वैल्यू रखेंगे एक्चुअल में, है ना, y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखेंगे।
तो देखो y का मान क्या है समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर, तो यहाँ y की जगह एक्स स्क्वायर रख दूंगा और y पर भी स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर आ जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का मतलब x की पावर 4 है ना, 2 का 2, 2 2 जा 4, x को इधर लाऊंगा तो माइनस का x बराबर 0, दोनों में से x कॉमन ले सकता हूँ तो x बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1। अब यहाँ से अगर इन्हें अपन सोल्व करें तो x की दो वैल्यू मिल रही है हमें, एक तो या तो x बराबर 0 होगा डायरेक्ट है ना, और या फिर x की एक और वैल्यू मिलेगी जो हो जाएगी 1, क्योंकि -1 उधर जाएगा +1 और x का 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो देखो दो वैल्यू मिल गई 0 to 1, तो हमारे यहाँ लिमिट क्या हो गई, इसका पहला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओरिजिन पर ही है 0 और जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है 1 पर, तो हमारी लिमिट हो गई जो भी हम यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे 0 to 1। अगली बात, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसे हम कुछ नाम दे देते हैं इस शेडेड रीजन को, इसे नाम दे दिया O, इसको नाम दे देते हैं, बीच में कहीं नाम दे देते हैं हम A, इसको नाम दे देते हैं B, यहाँ पर नाम दे देते हैं बीच में कहीं C, ठीक है, और यहाँ पर तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एरिया निकालने के लिए मैं बता देता हूँ, तो एरिया ऑफ कर्व का क्या नाम हो गया, ये O A B C और O वापस हमने बंद कर दिया इस कर्व को, O A B C O। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल तो बहुत सिंपल है बच्चों, हमेशा याद रखना जो एरिया निकलता है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकलता है समाकलन से। मतलब हम पहले क्या करेंगे, पहले मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इस पूरे रीजन का एरिया निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला कंप्लीट, समझ रहा हो, ये कंप्लीट हिस्सा ये वाला है ना। मतलब हम निकालेंगे किसका एरिया, ओ, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ए यहाँ नाम दे दिया ना, इसको नाम दे दो आप, ई नाम दे दो, ओ ई बी सी ओ। किसका निकालेंगे, तो निकालेंगे एरिया ओ ई बी सी ओ कर्व का, इस पूरे का, ठीक है। और ये पूरा किस कर्व से मिलकर बना हुआ है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा बना हुआ है इस वाले कर्व से, मतलब वाई स्क्वायर बराबर एक्स से। मतलब यहाँ पर हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर एक्स से। तो अगर यहाँ से वाई का मान निकालो बच्चों, तो वाई का मान आ जाएगा √x कुल मिला के, है ना। अभी समझना, अब इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया घटा दूँ, कौन सा वाला, तो आप समझना जिसमें से मैं लाइनें हटा रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये जो मैं यहाँ पर ब्लैक कर दूँ अगर समझने के लिए केवल, ये वाला एरिया, ये अगर मैं घटा दूँ तो कौन सा, ये वाला पत्ती का एरिया आ जाएगा हमारे पास। और ये वाला एरिया किस कर्व से मिलकर बना हुआ, तो इस कर्व से, देखो ये वाला कर्व है, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, इस वाले कर्व से। मतलब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो हाँ, तो y बराबर ऑलरेडी x है, तो ऐसा करते हैं समझने के लिए इसे y1 बोल देते हैं, इसे y2, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना, है ना। तो इसके एरिया में से, इस पूरे वाले एरिया में से, ये वाले एरिया में से मैं क्या घटा दूँ, इतना सा एरिया घटा दूँ, ये वाला, ठीक है। तो इसमें से क्या घटाएंगे हम, माइनस एरिया ऑफ कर्व का क्या नाम हो जाएगा, ये O, फिर यहाँ से E, फिर B, और यहाँ पर A पॉइंट था, वो यहाँ पर मिट गया है, यहाँ पर A पॉइंट था अपना A, और फिर से O पर आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा इधर कर दो, x डैश को, बात आई समझ में। निकालते हैं एरिया, तो एरिया ऑफ ओ ई बी सी ओ, तो मैंने बताया ये वाला एरिया अपना ये इस वाले वक्र से बन रहा है, और यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है, या फिर एक इक्वेशन और बढ़ा ही लो आप, लिमिट क्या है, लिमिट सबके लिए सेम है, 0 to 1, 0 to 1 ही रहेगी लिमिट सभी के लिए, ठीक है। लिमिट 0 to 1 ही रहेगी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 की वैल्यू, तो यहाँ y1 लिख देता हूँ एक बार, y1 dx, इसमें से माइनस हो जाएगा 0 to 1, ये हो जाएगा y2 dx। वैल्यू पुट करेंगे तो 0 से 1, y1 की वैल्यू √x dx, माइनस 0 to 1 y2 की वैल्यू है अपने पास डायरेक्ट, ये देखो x² है dx, ठीक है। √x का क्या हो जाता है, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा इसका, है ना, करके देख लेना, समाकलन 0 से 1 हो जाएगा, माइनस x² का क्या हो जाएगा, तो x³/3 हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1। लिमिट पुट करेंगे तो 2/3 तो पलट जाएगा, है ना, बाहर, और x की वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, सर सब पे पावर लगा देते हैं ना, फिर माइनस यहाँ से 1/3 कॉमन ले लो, अंदर x
मतलब पहले अपर लिमिट, तो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। इधर समझ लो थोड़ा सा, तो यहाँ से 2/3, बच्चों देखना ये तो 0, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2/3 मिलेगा, माइनस यहाँ से 1 का क्यूब 1 और 0 0 ही, तो यहाँ से केवल 1/3 मिलेगा। 2 1/3 में से 1/3 जाएगा तो 1/3, और यही आपका इस शेडेड रीजन का एरिया इस पत्ती का, है ना। ये समझने के लिए किया मैंने इतना ज़्यादा, आपको केवल एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है जो हमने पहले बनाया था, यहाँ ए पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और इसके पीछे हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है, वर्ग इकाई, और ये इसका आंसर है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नहीं समझ में आए तो एक बार और जाइए पीछे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेलो, ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है यहाँ पर। टाइप सेकंड के हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें दिया फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय दो कर्व्स दी हुए x² बराबर 4y एंड x इक्वल टू 4y माइनस 2। इन्हें देखकर हमें पता चल जाना चाहिए कि किस तरह का शेप होने वाला है। तो ये तो क्लियर ही भाई, x² बराबर 4y मतलब ये एक पैराबोला होने वाला है, और पैराबोला भी कैसा, तो अपर पैराबोला, अप हैंडेड जैसे अपन बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ बनेगा बाय एक्सिस पर। और एक और जो हमें इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो देखो लीनियर इक्वेशन है, x और y की पावर 1 है, तो इक्वेशन होती है एक लीनियर लाइन की, है ना। इसे इसलिए लीनियर इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि इससे अगर अपन ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक हमें रेखा मिलेगी सीधी सादी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये x एक्सिस, ये x डेज, ये y, और ये हमारा हो जाएगा y डेज एक्सिस, ये 0 0, है ना। तो अगर हम यहाँ पर याद रखना बच्चों, हम ये जो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं होते, केवल हम उनसे समझ सके, हमारा आंसर करने में हमें थोड़ा इजी मतलब सरल लगे, इसलिए हम इनका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जो हमारा पैराबोला है, जो परवलय है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा बनेगा नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ठीक है, पर अपने को तो समझना है केवल, है ना। ये हमारा कर्व है, कौन सा है ये, x² इक्वल टू 4y, है ना। अब यहाँ पर जो ये लाइन है, तो ये लाइन इसमें से कैसे ही गुजर रही होगी, और लाइन और इससे जो एरिया ढकेगा, है ना, जो शेडेड रीजन मिलेगा उसका हमें फाइंड आउट करना। तो लाइन बनाने से पहले हम इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर काट रही है, उससे हमारी लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाएगी किस तरीके से बने। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। गिवन दैट दिया है, एक तो इक्वेशन है पैराबोला की x इक्वल टू 4y, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी दे रखी है x इक्वल टू 4y माइनस 2, हमें दिया इक्वेशन नंबर 2। अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करा देते हैं, है ना, माइनस करा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, या फिर जोड़ देते हैं, हाँ माइनस करा देते हैं, माइनस कराएंगे जोड़े, हाँ माइनस कराएंगे, 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा पीछे लिख देते हैं इसे, x² इक्वल टू 4y माइनस 2, है ना, यहाँ लिख दो 1 और यहाँ लिख दो 2, दोनों को सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं हम डायरेक्ट, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, है ना, ये x² नहीं, ये x है, और इसका भी साइन हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस। x² में से भाई x² होता तो घटता नहीं है, तो x² प्लस का पीछे माइनस x लिख दो, 4y से 4y कैंसिल, प्लस माइनस का, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस का 2, ठीक है। ये बीच में भाई यहाँ बराबर का साइन लगेगा, ये बराबर का साइन है ना, इसके बाद बराबर, फिर आ जाएगा प्लस का 2। तो अगर इसे अपन थोड़ा सा और देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, x² माइनस x ही है ना, और यहाँ जाएगा क्या अपना माइनस का 2 इक्वल टू 0। अगर इसे हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, हमने कर्व की वैल्यू तो सही लिखी ना, 4y x², ठीक है, सही लिखी। अगर इसे अपन सोल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो गुणा करने पर 2 आ जाए और घटाने पर 1, तो 2 एकम 2 होता है, तो माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में से x कॉमन लूँगा तो x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 2 और इधर आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों x की 2 वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ पर देख लो, एक x का मान हो जाएगा 2, है ना, और एक x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, उधर जाएगा तो माइनस 1। तो देखो लोअर लिमिट तो मिल गई -1 और अपर मिल गई 2, है ना, लिमिट ही है x की वैल्यू।
अब यहाँ पर हम वो इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गए, तो अब हमारी लाइन सही साथ ड्रा होगी। x इक्वल टू -1 कहाँ मिलेगा, तो x अक्ष पर -1 कहीं यहाँ मिलेगा इस पॉइंट पर, तो हमने मान लिया ये यहाँ पर हमें x इक्वल टू क्या मिल रहा है -1, है ना। ये वाला यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है पैराबोला और हमारी जो लाइन है। दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ पर कहीं मान लेते हैं, यहाँ पर हमें मिल रहा है x इक्वल टू 2। तो इसको अगर अपन ड्रा करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ इसे इंटरसेक्ट कर रहा होगा इस पॉइंट पर, मतलब हमारी जैसी भी लाइन होगी वो लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजर रही होगी, लीनियर लाइन। बात आई समझ में। और इस लाइन की इक्वेशन भी हम लिख देते हैं, क्या है ये, तो ये हमारी x इक्वल टू 4y - 2 इसकी इक्वेशन है। तो अब ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये वाला रीजन, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, ये वाला एरिया, ये रीजन इसका, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो वही सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, जो लाइन से फॉर्म हो रहा है, जो ये हमारी रेखा से फॉर्म हो रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसे नाम दे देते हैं, ये ओ पॉइंट तो ओरिजिन है, इसे नाम दे देते हैं ए, इसे नाम दे देते हैं बी, इसे नाम दे देते हैं सी, इसे नाम दे देते हैं डी। तो सबसे पहले जो एरिया निकलेगा पूरा कर्व का, कर्व को भी कुछ नाम दे देते हैं हम, वैसे दिया हुआ है, तो यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ कर्व का नाम क्या दे सकते हैं हम, तो यहाँ ओ से चालू हो रहा है, ओ सी डी, है ना, डायरेक्ट क्या है, ओ सी डी, ये कर्व है। इसका एरिया किसके बराबर होगा, तो ये होगा एरिया ऑफ हम लाइन से जो निकाल रहे हैं, क्या होगा, ए बी सी डी जो हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज जैसा मिल रहा है, माइनस एरिया ऑफ ये जो बचा, ये जो शेडेड रीजन रहेगा, ये इधर वाला जो मैं अलग से सेट कर रहा हूँ, इस वाले रीजन को इसमें से घटा देंगे। और ये रीजन किससे फॉर्म हो रहा है, तो रीजन फॉर्म हो रहा है हमारे पैराबोला की हेल्प से। इस रीजन का नाम क्या हो जाएगा, तो ए ओ, है ना, ए ओ बी सी डी। वैसे ये रीजन दो रीजन से मिलकर बनेगा, क्योंकि बीच में ओरिजिन पर जाकर कट गया है ना ये, तो अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ, निकलेगा एक साथ ही, एरिया ऑफ इस वाले एरिया का रीजन, ये जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा है ये, डी ए ओ डी, ये भी कर्व है ना, त्रिभुज नहीं, प्लस ये वाला रीजन कौन सा, ओ बी सी, एरिया ऑफ ओ बी सी, ये भी कर्व है, तो ऐसे कर्व की डिजाइन बना दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी किसकी हेल्प से निकलेगा, ये हमारे लाइन की हेल्प से, जो हमें रेखा का वो दे रखा है समीकरण। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो देखो y का मान क्या निकलेगा, ये हमारा एक्चुअल में y1 हो जाएगा, तो y का मान यहाँ से निकलेगा, यहीं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। 2 को इधर लाया तो 4y बराबर हो जाएगा बच्चों x + 2, और y का मान क्या हो जाएगा, x + 2/4, है ना। दोनों को अगर सेपरेट करा दो आप, सेपरेट मत कराओ, y की ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ के लिए, है ना। तो पहला जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा हमारा, तो बराबर एरिया, लिमिट देखो, लिमिट सभी की एक ही चलेगी, कहाँ से शुरू हो रहा है ये, तो शुरू हो रहा है -1 से लेकर 2 तक, तो लिमिट हो जाएगी -1 to 2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा y की वैल्यू x + 2/4, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा dx, माइनस अंदर देखना ब्रैकेट में चलेगा ये एरिया ऑफ AOD, तो एरिया ऑफ AOD, तो लिमिट तो, हाँ इनकी लिमिट चेंज हो जाएगी, अब ध्यान देना यहाँ पर लिमिट, ये -1 से कहाँ तक जा रहा है, x एक्सिस पर 0 तक, और अगला जो है ये वाला शेप, ये जा रहा है 0 से 2 तक, तो पहली लिमिट आप लिख दोगे यहाँ से -1 to 0, है ना। और ये वाला एरिया तो बन तो एक्चुअल में किससे रहा है, ये बन तो ये इसी से रहा है, कर्व से, तो यहाँ से अगर y का मान निकालोगे तो y बराबर आ जाएगा बच्चों 4 में चला जाएगा, तो x²/4, तो हम y की वैल्यू क्या चलेगी, x²/4, है ना, dx, प्लस एरिया ऑफ OBC, तो एरिया ऑफ OBC, ये वाला एरिया हमें निकालना है ना, ये वाला शेडेड रीजन, तो ये भी किससे, बन तो कर्व से ही रहा, तो इसके लिए जो हमारी x की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, y की वैल्यू ऑफ x की x²/4 ही रहेगी, है ना। लिमिट यहाँ ध्यान रखना, अब ये कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से 2 तक जा रहा है, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 2, और dx, है ना। अब बच्चों इसे अपन पता है क्या कर सकते हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए था। यहाँ से आप 1/4 को बाहर निकाल देते हैं,
1/4। अंदर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा x² 2 प्लस 2 का करेंगे तो हो जाएगा 2x, और लिमिट रखा जाएगी आपकी -1 to 2, है ना। माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ब्रैकेट के अंदर करवा ही देता हूँ मैं, तो x² का क्या हो जाएगा x³ 3, और यहाँ पर 4 पहले से ही प्रेजेंट है तो 1/4 को यहाँ लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट -1 to 0, फिर प्लस ये छोटे यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि माइनस का गुणा दोनों में होना है ना। फिर प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका भी वही 1/4 आगे और x³ 3 यहाँ आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 2 और ये बड़ा ब्रैकेट। अब हमें केवल सोल्व करना रहेगा लिमिट रखकर, डरना नहीं है इन्हें देखकर, बहुत सरल है सोल्व करना इन्हें, है ना। एक एक चीज़ का ध्यान रखो, माइनस प्लस का दिख तो रहा ना, चलो दिख रहा है। यहाँ पर देखना आप लोग, ये 1/4 ऐसा का ऐसा ही, लो अपर लिमिट क्या है 2, तो जहाँ x होगा वहाँ 2 रखूँगा तो 2 x ही है, 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस यहाँ 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का साइन लगेगा, x या -1 रखूँगा तो स्क्वायर की वजह से +1 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, है ना। माइनस का अंदर गुणा भी हो रहा है तो -1 यहाँ रखूँगा 2 की जगह, तो 2 और -1 -2, और इस माइनस को फिर से क्या कर देगा +2 कर देगा। आप करके देख लेना एक स्टेप और बढ़ाकर, ठीक है। फिर माइनस ब्रैकेट में अंदर क्या चल रहा है, तो यहाँ पर ये चलेगा, अपन लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा अपर लिमिट 0 रखेंगे x की, या तो 0 का क्यूब नीचे 4×12, है ना। फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस, अब यहाँ पर x ही है, हम माइनस रख रहे हैं बच्चों -1, तो -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो यहाँ -1 इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 1/4×12 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इधर देखना है, यहाँ पर अपर लिमिट 2 रखेंगे x की जगह, तो 2 का क्यूब ऊपर तो हो जाएगा 8 और नीचे 4×12 हो जाएगा, 0 रखूँगा तो -x या 0 तो 0/12, है ना। ये सारी वैल्यूज़ आ गई अपनी, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ क्लोज, यहाँ इसका आंसर ले आएंगे हम। 1/4 यहाँ चल ही रहा है ना। यहाँ देखना आप, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 और 2 4 और 4 8, ठीक है। 8 में से आधा जा रहा है, ठीक है, 8 में से आधा जाएगा तो क्या हो गया, 2 चुकू 2 8 16 -1/2 हो जाएगा 15/2, तो अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। छोटे ब्रैकेट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ब्रैकेट लगाने की यहाँ से, है ना। फिर माइनस अंदर क्या मिलेगा हमें बच्चों, तो यहाँ देखना, ये तो 0 टर्म हो जाएगी, यहाँ से मिलेगा 1/12, ठीक है, प्लस यहाँ से मिलेगा 8/12। अच्छा 8/12 को यहीं काट दो, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4×12, तो यहाँ से मिलेगा 2/3, और ये पीछे वाली चीज़ फिर से क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इस पूरे सॉल्यूशन में से हमें केवल ये चीज़ें मिल रही है ना। यहाँ हो जाएगा 15/8 माइनस एलसीएम लेंगे इनका, तो जो भी आएगा वो 12 आएगा एलसीएम, ऊपर 1 प्लस 3 चौको 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो आ रहा है 15/8 माइनस 9/12, ठीक है ना। यहाँ 9 से अगर इसे अपन काट दें तो हो जाएगा 3 × 9 3 चौको 12, तो आ जाएगा 15/8 माइनस 3/4, है ना। एलसीएम लेंगे, यहाँ बता देता हूँ, तो एलसीएम आएगा तो 8 ही, ऊपर 15, नीचे हो जाएगा 3 दूना 6, तो माइनस का 15 में से 6 जाएंगे तो 9 और नीचे 8, और यही इसका आंसर है, कहाँ जाकर आंसर आया। और इसके पीछे लगा देंगे हम स्क्वायर यूनिट, मतलब वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है ना, दिख तो रहा ना 9/8, दिख रहा है। ये 9/8 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों 9/8। तो बहुत मज़ेदार सवाल है ना। एक बार में नहीं आएंगे समझ में या नहीं आ पा रहे हैं समझ में, तो फिर से जाइए वीडियो को पीछे से देखिए, मैं डेफिनेटली आपको इंश्योर करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे ये सवाल, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, और यह हमारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने लगभग जो 4 तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे ही जा सकते हैं, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में इन चारों में से एक आ ही जाएगा ऐसा, तो आप लोग कर लीजिए तैयार। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो
आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर दिया कीजिए, है ना। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम।